जिस तरीके से स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके एक ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड को तैयार करा जाता है, जिसके बेसिस पे ये पता लगता है स्टूडेंट अच्छा है, बुरा है या फिर एवरेज है, ठीक ऐसे ही अलग अलग पैरामीटर्स पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करा जाता है, जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि सरकार आगे प्रमोट करी जानी चाहिए या फिर नहीं करी जानी चाहिए। इस वीडियो में हमने रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए वर्ल्ड पैरामीटर्स जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रखा है, जिससे कि हम सरकार को सोशल वेलबींग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकें। जब भी बात सोशल वेलबींग या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की करी जाती है तो सबसे पहले पॉवर्टी इंडेक्स को देखा जाता है। वैसे तो पॉवर्टी निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रखा है, जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में लगभग 29% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आते थे, जो कि घटकर 2022-23 में 11% के आसपास आ जाता है। आपको ये नंबर देख के लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, इतने ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए, लगभग 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा डेटा बीपीएल का दिखाऊं, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका एक भारत में कार्ड बनाया जाता है, जिसके तहत जो इस कार्ड के अंदर आते हैं, जो बेनिफिशरीज होते हैं, उन्हें कुछ स्पेशल स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो जो रिवाइज लिस्ट 2024 की है, उसका डाटा हमें पता पड़ता है कि इसमें नए 57 लाख बेनिफिशरीज को ऐड करा गया है। इसका मतलब एक तरफ तो सरकार दिखाती है कि हमारे देश में गरीबी कितनी अच्छी तरीके से कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ ये हर बार जब भी लिस्ट को रिवाइज करा जाता है बीपीएल की, तो हर बार लाखों लोगों को यहाँ पे ऐड करा जाता है। अगर देश में सच में गरीबी इतनी कम हो रही है, तो ये नए लाख लोग कहाँ से निकल के आ रहे हैं, जिन्हें की बिलो पॉवर्टी लाइन में सरकार खुद रख रही है। और भारत में गरीबी का हाल तो इसी से पता पड़ जाता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सरकार हर महीने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रोवाइड कराती है। हंगर इंडेक्स में इंडिया 111वें नंबर पे आती है 125 कंट्रीज में। मतलब कि हमसे अच्छा हाल हमारे पड़ोसी कंट्रीज पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। इंडिया में 190 मिलियन से ज्यादा लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। और एक रिपोर्ट तो बताती है कि अगर हम न्यूट्रिशन रिच फूड की बात करें, तो इंडिया में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि न्यूट्रिशन रिच फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब कि हर 4 में से 3 इंडियंस ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिशन रिच फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर इसका हम डाटा देखें तो 2017 में 79% ऐसे लोग थे जो कि न्यूट्रिशन रिच फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो कि घटकर 2021 में 74% पे आ जाता है। यहाँ पे भी 5-6% की गिरावट देखने को मिलती है। आपको लग रहा होगा कि कोई अच्छी स्कीम या पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा रन करी जा रही हैं, जिससे कि इस इंडिकेटर में भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन सरकार दे रही है, इसकी वजह से जरूर यहाँ पे हमें थोड़ी कमी देखने को आई है। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार कब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रोवाइड करती रहेगी, और ये लोग कब फूड में सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे। यहाँ पे ये फ्रीबीज देने की बजाय जरूरत है कि सरकार एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करे, जिसकी वजह से ये लोग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड खुद बन पाए। ये तो कब तक ऐसी स्कीमें चलती रहेंगी जिनका कि देश के ऊपर अलग बर्डन पड़ता है। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। हेल्थ सेक्टर में बीजेपी की सरकार आते ही इन्होंने 15% से हेल्थ बजट को कम कर दिया। यहाँ तक कि 2017 में वर्ल्ड का वन ऑफ द लोएस्ट हेल्थ बजट इंडिया का रहा था, 1.28% ऑफ इंडियाज जीडीपी। लेकिन अगर हम हेल्थ सेक्टर के कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लें, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो यहाँ पे 77% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 37 पे आ गया, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात कर लें तो ये 70 के अराउंड हो गया, इसमें भी इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। इंडिकेटर्स ये शो करते हैं कि देश के अंदर हेल्थ सिस्टम धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। 2018 में सरकार जन आरोग्य योजना लेकर के आती है और आयुष्मान कार्ड को लॉन्च करा जाता है। आयुष्मान कार्ड हर फैमिली को हर साल 5 लाख का हेल्थ कवर प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो जो हॉस्पिटल्स आयुष्मान कार्ड से एसोसिएट हैं और जो डॉक्टर एसोसिएट हैं, उन्हें टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही सरकार। और जो लोग आयुष्मान कार्ड के बेनिफिशरीज हैं, उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसे इजी नहीं बना रहे हो, तो लोग सर्विस को अवेल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये स्कीम भी हमें एक तरीके से फेल मारती हुई नजर आती है। देश के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को बनाया जाता है, लेकिन ये केवल पेपरों में अच्छा लगता है देखने में। इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि बनाए गए हैं,
लेकिन उनके अंदर एग्जीक्यूशन का वर्क किस तरीके से हो रहा है, इसका अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो देश के अंदर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा डेवलपमेंट करा जाता है, नए IITs बनाए जाते हैं, नई IIMs बनाई जाती हैं और स्टूडेंट का इनरोलमेंट रेशियो भी 26% से राइज करता है। और जो खासकर ST, SC, OBCs और गर्ल्स का मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग है सोसाइटी का, उनका इनरोलमेंट रेशियो बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन केवल इनरोलमेंट से क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल सकती। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, जागरूकता की वजह से एजुकेशन में थोड़ी वृद्धि आ सकती है, लेकिन आप अगर करिकुलम को चेंज नहीं करते हो, अपडेट नहीं करते हो। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, आप उसमें जाकर के देख सकते हो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्या क्या खामियां हैं। बच्चा जब 12th पास कर लेता है फिर ग्रेजुएशन करना नेसेसरी हो जाती है। ग्रेजुएट होने के बाद कि अब असल जिंदगी में हम आए हैं तो अर्निंग के लिए क्या करें। अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि ग्रेजुएशन के बाद उसे अर्निंग की सोचनी पड़ रही है तो वो एकदम फेल मार जाता है सिस्टम। इसीलिए सरकार को एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके मार्केट की डिमांड के बेसिस पे बनाना चाहिए, जिससे कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से टैकल कर सकती है। नहीं तो इन्हें तो छोड़िए, तो कोई भी सरकार आ जाए वो देश में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएगी और सरकारी नौकरियों के लिए ऐसी ही भीड़ लगती रहेगी। अब जेंडर इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो में हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। 2014-15 में 918 फीमेल्स ओवर 1000 मेल थे, ये बढ़कर 2022 में 933 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स हो जाते हैं। इसमें इंक्रीजमेंट आता है। साथ में वुमेन रिजर्वेशन लाया जाता है, मतलब कि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करा जाता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ये भी अच्छी है। गर्ल्स एनरोलमेंट रेशियो इन सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर लें, जो 2014 में 56 ओवर 1 लाख वुमेन था, वो बढ़कर 2022 में 66 ओवर 1 लाख वुमेन हो जाता है। मतलब कि एक तरफ सरकार पेपर पे पॉलिसीज अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है और हालांकि इसमें हमें वृद्धि भी देखने को मिल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है, लेकिन सरकार सेफ्टी प्रोवाइड कराने के मामले में फेल मार जाती है। जबकि सरकार का पहला काम यही होना चाहिए कि सेफ्टी आप प्रोवाइड करा सको, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे जरूरी होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन के मामले में सरकार की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि सरकार काबिले तारीफ है। सैनिटेशन में जहां 2014 में इंडिया के अंदर 39% टॉयलेट थे, वही 2019 में पूरे 100% हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वच्छ भारत स्कीम बहुत अच्छी स्कीम थी और जिसका कि हमें ग्राउंड पे रिजल्ट भी देखने को मिला। लेकिन अगर क्लीन वाटर की बात कर लें, जल जीवन मिशन चलाया जाता है 2019 में, रूरल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन दिया जाता है 2019 में, जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 16% घरों में नल था, ये बढ़कर 2024 में 74% हो जाता है। मतलब कि 14 करोड़ घरों में वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया। ये डाटा केवल पेपरों में ही अच्छा लगता है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे भी हुआ है, घर तक लाइनें बिछाई गई हैं, नल भी लगाया गया है, लेकिन जिसके लिए नल लगाया गया है वो पानी तो मिला ही नहीं। यहाँ पे कमाई ठेकेदारों की, इंजीनियरों की और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हुई है, लेकिन गांव पहले भी प्यासे थे, गांव आज भी प्यासे हैं। अब अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। 100% इंडिया को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है, साथ में 86% जो पुअर हाउस होल्ड थे वहां तक भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई गई है। अब इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अनाउंस भी करा है कि 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन अगर हम कुकिंग फ्यूल की बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ सिलेंडर प्रोवाइड कराए गए। हालांकि ये नंबर भी अच्छा है और पहले इस स्कीम से अच्छा फायदा भी मिला है, क्योंकि अर्बन एरियाज में जहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी सिलेंडर्स के लिए, और रूरल एरिया में तो भूल ही जाओ, तो अब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों तक घर तक सिलेंडर की डिलीवरी कराई जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आपने एनर्जी को अफोर्डेबल नहीं बना पाया। सिलेंडर के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जब वो अफोर्डेबल नहीं होगा तो लोग उस सर्विस को अवेल नहीं कर पाएंगे, तो आपकी वो स्कीम भी कोई काम की नहीं रह जाती है। रोटी कपड़ा की तो बात कर ली, अब बात करते हैं मकान की। सरकारी डेटा बताता है कि पिछले सालों में 4 करोड़ लोगों को घर प्रोवाइड कराया गया। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ लोगों को घर प्रोवाइड कराया गया। अर्बन एरियाज में लगभग 1 करोड़ 18 लाख का टारगेट था, जिसमें कि 80 लाख अचीव कर लिया गया है। इसी स्कीम के अंदर स्लम एरिया को भी रीडेवलपमेंट करा जाना था, जिसमें कि 3 लाख घरों को रीडेवलपमेंट करा गया है।
लेकिन ये 3 लाख घर महज 20% डिमांड कवर करते हैं, मतलब कि 80% लोगों का अभी यहाँ पे कोई भी ठिकाना नहीं है। पीएम आवास योजना के तहत जितने भी घर प्रोवाइड कराए गए हैं उनमें से 83% ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास पहले से या तो लैंड था या कैपिटल था, मतलब कि इन्हें एकदम नया बना बनाया घर नहीं दिया गया, उसी में बस रीडेवलपमेंट घर का करा गया है। तो सरकार ने बड़ी ही चालाकी से यहाँ पे डाटा छुपाने की कोशिश करी थी, जिससे कि बता सकें कि 4 करोड़ एकदम नए घर दिए गए, बल्कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस, यहाँ तक कि 83% हाउसेस केवल दोबारा कंस्ट्रक्ट करे गए हैं। हमारा लास्ट पैरामीटर आ जाता है एसेट और बैंक अकाउंट। इंडिया के अंदर पीएम जन धन योजना के तहत 66% रूरल एरियाज में और 33% अर्बन एरियाज में अकाउंट ओपनिंग करी गई, और इसमें से जो 55% अकाउंट हैं वो केवल वुमेन्स के हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी थी। और अगर किसी भी देश की तरक्की होनी है तो वहाँ का बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि सरकार में देखने को भी मिला। और अगर बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा, यहाँ पे डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट जो बेनिफिशरीज होते हैं उनके अकाउंट में रुपए भेजा जा सकता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होती है और करप्शन भी कम होता है। तो इस मामले में भी सरकार की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इस सारे डाटा के बावजूद भी अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया उसमें 134th रैंक पे आता है, मतलब कि हमारे पड़ोसी कंट्रीज हमसे आगे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर अनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आप फ्रीबीज के थ्रू कुछ प्रोवाइड करा देते हो और उससे डाटा हल्का फुल्का मैनिपुलेट कर लेते हो, तो उससे अनइक्वालिटीज खत्म नहीं होती, बल्कि अनइक्वालिटीज और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पे काम डेवलपमेंट पे होना चाहिए। इस वीडियो में हमने केवल सोशल वेलबींग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर बात करी। आगे आने वाले इसी के पार्ट में हम इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और गवर्नेंस पर भी सरकार को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे।